जय हिंद दोस्तों। अब इरादा है कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल मेंस की आंसर की आ गई है और मैं आ गया हूँ आपके सामने सीएचएसएल मेंस के एकदम सरल तरीकों से सारे मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्विंग लेके। और मैं वादा करता हूँ कि आंसर की कोई भी है, वो चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, मैं आपके लिए ऐसे ही सॉल्यूशन लाता रहूँगा और सबसे आसान तरीकों से लाता रहूँगा। सबसे आसान तरीका क्यों? क्योंकि आपको धप्पा पे धप्पा किए जा रहे हैं एसएससी चेयरमैन, क्योंकि अब आपको 15 मिनट में सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको स्पीड चाहिए और नए नए तरीके चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे नए नए तरीके लाता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में तीन आंतरिक कोणों के माप। एक चतुर्भुज एबीसीडी में तीन आंतरिक कोणों के माप। ए है 98 डिग्री, बी है 82 डिग्री, सी है 110 डिग्री। तो कोण डी का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, तीन कोण आपके दे रखे हैं, तीन कोण आपके दे रखे हैं। तीन कोण आपके दे रखे हैं। ए है 98 डिग्री, बी है 82 डिग्री, सी है 110 डिग्री। ठीक, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, 98 82 कितना होता है? 98 82 होता है 110। 110 और सॉरी 180, और 180 प्लस 110 कितना होता है? 290, 270 सॉरी। 98 82 180 और 110 कितना हो जाएगा? 290, 290। चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 290 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो जो चौथा कोण होगा आपका वो कितना होगा? वो होगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। उसके विकर्ण क्या करते हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये बिंदु ओ है जिस पर ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि एओ बराबर 6 सेंटीमीटर है, एओ की जो वैल्यू दे रखे हैं वो है 6 सेंटीमीटर, यानी एओ है 6। बीओ की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, बीओ ये है, बीओ 8 सेंटीमीटर। तो एसी और बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एसी क्या है? एसी ये, यानी विकर्ण एसी की लंबाई और विकर्ण बीसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज से, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। क्या मैंने बताया? जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी जो ए ओ की वैल्यू होगी वही ओ सी की वैल्यू होगी। ठीक, जो बी और ओ की वैल्यू होगी वही ओ और डी की वैल्यू होगी। ठीक, यानी ए ओ बराबर कितना होगा? ओ सी। ठीक, और बी डी बी ओ बराबर कितना होगा? बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी। ए ओ कितना है? 6, तो ओ सी भी कितना हो जाएगा? ओ सी भी हो जाएगा 6। ठीक, बी ओ है 8, बी ओ है 8, तो ओ डी भी कितना हो जाएगा? 8, ओ डी भी कितना हो जाएगा? 8, यानी ये भी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा आपका 12। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 12, और बी डी बराबर कितना हो जाएगा? बी डी बराबर हो जाएगा 16। ए सी बराबर 12, बी डी बराबर 16। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। कुछ एडिशनल चीजें मैं बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर किसके होगा? कोण सी के। कोण ए बराबर कितना होगा? कोण सी। कोण ए बराबर होगा कोण सी के। ठीक, समझ आया? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे के लिए काम आएंगे। ठीक, कोण ए कोण सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्या होता है भैया? जो आसपास की भुजाएं होती हैं, जो आसपास की भुजाएं होती हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी बी, मैं अगर बात करूं कोण बी और कोण सी की, कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी,
इन दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, ये चीज भी याद रखना। और क्या याद रखना है भैया, और याद रखना है कि जो इसका परिमाप होता है वो क्या होता है, वो परिमाप होता है 2a+b, 2a+b। ये क्यों होता है भैया, क्योंकि ये जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जो ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगी, वो सी डी के बराबर होगी। ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी। ऐसे ही ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी। ए डी भुजा किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी। ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी। और परिमाप क्या होता है, चारों 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 भुजाओं का योग। ठीक, तो चारों भुजाओं का जब योग करोगे तो कितना आ जाएगा 2a+b। ओके, और इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर भैया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। समझ आया, आगे बढ़ा जाए। ये एडिशनल जानकारी थी जो आगे काम आएंगी आपके। कह रहा है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। सबसे पहले फिगर बनाओ। ठीक, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी कैसे रखी जाती है दीवार के सहारे, सीढ़ी भैया ऐसे रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, हमेशा ऐसे रखी जाती है सीढ़ी। ये सीढ़ी रखी है कोई दीवार के सहारे। ठीक, ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है जिसके सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा जो है दीवार से 5 मीटर दूर है। सीढ़ी का जो निचला निचला सिरा है वो दीवार से कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। ठीक, कितना दूर है, 5 मीटर, यानी ये जो दूरी है वो 5 मीटर है। और सीढ़ी कितनी लंबी थी, 13 मीटर लंबी थी भैया, 13 मीटर लंबी। तो कह रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण है। थीटा क्या है, सीढ़ी और बीच के जमीन का कोण। जमीन ये है, सीढ़ी ये है, यानी थीटा ये कोण दे रखा है, थीटा ये कोण दे रखा है। हमें तो साइन थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब तो पता नहीं है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक, स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू रखोगे तो इसका जो दीवार की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा था, साइन थीटा का मान, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू आ गई 12, 12, कर्ण कितना है 13, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 12/13, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन थीटा, सबसे पहले त्रिभुज बना लो तुरंत। ठीक, बिना देरी करे त्रिभुज बना लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब है 3। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है 3, कर्ण कितना है 5, ट्रिपलेट से आ जाएगा 4, आधार कितना आ जाएगा 4। अब कह रहा है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार कितना है 4/5, आधार कितना है 4/5, प्लस और टेन थीटा लंब बटे आधार 3/4, 3/4। एलसीएम लोगे 5 4 का कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, 5 के 20 16, प्लस 4 पंचे 20, 5 15, यानी 16 + 15 क्या हो जाएगा 31, 31/20, 31/20। आंसर कितना है 31/20। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखे हैं 3/5, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3/5। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक चीज आपको पता होगी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा।
अपॉन 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 दिए हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा √3/√5। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, √3/√5। ठीक, त्रिभुज बना लो दोबारा से। लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब है √3, कर्ण है √5, √5। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो जो आधार आएगा, आधार आएगा वो आएगा √2। आधार कितना आएगा, √2। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 3/5, 3/5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक स्क्वायर थीटा उसका जस्ट उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है √5, √5 बटे √2, √2। ये तो था भैया, ये क्या था, सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √5, √5 बटे √2। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, 3/5 ऊपर है, बटे ये कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2, अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा, 3 का 2 गुणा होगा कितना आ गया, 6। 5 का गुणा 5 में होगा कितना आ जाएगा, 25, 6/25, 6/25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु 2,3 और 4,7 बिंदुओं के समान ही एक सीधी रेखा पर स्थित है। कह रहा है 2,3 और 4,7 बिंदुओं के समान ही एक सीधी रेखा पर स्थित है। एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर तीन बिंदु एक ही समान रेखा पर स्थित हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनका स्लोप बराबर होता है। उनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का भैया फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो ये x1, ये है y1, ये x1, ये है y1, ये x2, ये है y2। ठीक, अब देखो अगर इन ऑप्शंस में, हमें ये ऑप्शन से करना है। ठीक, इन ऑप्शंस में अगर स्लोप जितना इनका आ रहा है उतना ही स्लोप इनमें से जिसका आएगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, स्लोप निकालना है, 2,3 4,7, y2 - y1, y2 कितना है 7, माइनस y1 कितना है 3 बटे x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है 2, 7 में 3 गए 4 बटे 4 में 2 गए 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी जो स्लोप है इसका वो कितना आया है, स्लोप आया है 2। स्लोप कितना है 2। स्लोप कितना है, स्लोप आया है 2। अब इनमें से हमें इन ऑप्शन में चेक करना है कि स्लोप किसका 2 आ रहा है, जिसका स्लोप 2 आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो 2,3 और 4,7 से 6,11, 2,3 6,11, 6,11, x1 y1 x2 y2, x2 y2, क्या y2 - y1, y2 - y1, y2 कितना है 11, माइनस y1 कितना है 3 बटे x2 कितना है 6, x1 कितना है 2, 11 में 3 गए 8 बटे 6 में 2 गए 4, स्लोप कितना आया 2, स्लोप कितना आया 2, यानी यही हमारा आंसर है। लेकिन 4,7 से भी चेक कर लेते हैं कि उससे आ रहा है कि नहीं। देखो 4,7, 4,7, 6,11, 6,11, 11 माइनस 7 4, x1 y1 x2 y2 माइनस y1, यानी 11 माइनस 7 4 बटे 6 माइनस 4 x2 - x1, 6 माइनस 4 2, सॉरी 11 माइनस 7 कितना होगा 4 बटे 6 माइनस 4 2, 2 दूनी 4, स्लोप कितना है 2, यानी जो 6,11 होगा वही इन तीनों के साथ सीधी रेखा पे स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 + √3 इंटू √5 - √3। ठीक, फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, a + b
ए माइनस बी, आपके सामने वही रखा है, ए प्लस बी, सामने वही दिया गया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2। दो, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट 8 प्लस रूट 2 को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है। रूट एट प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। रूट 8 को क्या लिख सकते हो, रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो कि नहीं, 2√2 लिख सकते हो। ठीक, तो रूट एट को लिख दो 2√2, 2√2, 2√2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2√2 और प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, 3√2, कितना हो जाएगा, 3√2 का होल स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर कितना, 3×3 = 9, इंटू रूट 2 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, 9 × 2 कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 46 है, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 46 है। जब दो संख्याएं 72 और 84 को हटा दिया जाता है और 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो नया औसत हो जाता है 48, तो नया औसत हो जाता है 48। जोड़ी गई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 12 संख्याओं का औसत 46 है, फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है औसत का फॉर्मूला, एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं। अब देखो, कुल संख्याओं का योग, हमें औसत दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 46 है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है, औसत रख दो 46 बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग मान लिया हमने n है, क्या मान लिया, n है। कुल संख्याएं कितनी है, 12 है, कुल संख्याएं कितनी है, 12 है। n बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 46 × 12, 46 × 12, गुणा करो 12×72, 12 48 7 52 55, 48 7 55, 552। n बराबर जो संख्याओं का योग आएगा, 12 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, वो है 552, वो कितना है, 552। अब कह रहा है जब दो संख्याएं 72 और 84 को हटा दिया जाता है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 72 और 84, 72 और 84 को क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। 72 और 84 जब हटाओगे तो टोटल से कम हो जाएगा, 72 और 84 जब हटाओगे तो टोटल से कम हो जाएगा। 84 72 कितना होता है, 156, 156 इससे लेस कर दो, 156 इससे लेस कर दो, 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 4, 14 में 5 गए 9, 14 में 5 गए 9, यहाँ बचा 4, 4 में 1 गए 3, बचा कितना अब 396। जो योग है, जो टोटल बचा वो बचा 396। अब कह रहा है 72 और 84 को तो हटाया गया है, लेकिन 3 नई संख्याएं जोड़ दी गई हैं, लेकिन 3 नई संख्याएं जोड़ दी गई हैं, तो नया औसत 48 हो जा रहा है। 12 संख्याएं थी पहले, 12 संख्याएं थी, उसमें से 72 और 84 को हटा दिया गया, यानी 2 संख्याएं हमारी हटा दी गई, तो 12 में 2 हटा दो, कितनी बची, 10, 10 बची, लेकिन 3 संख्याएं उसकी जगह जोड़ दी जा रही, 3 संख्याएं जोड़ दी जा रही, तो 10 बची थी, 3 और जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी, 13, 13। उन 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 48, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 × 48, टोटल कितना हो जाएगा, 13 × 48, 13 × 48 करो, 13 8 104, 10, 13 चौको 52, 10 62, कितना बचा, 624। यानी जो 13 संख्याओं को योग है, जो अब 3 संख्याएं जोड़ने के बाद जो टोटल है वो हमारे पास है 624। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जोड़ी गई 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो जोड़ी गई 3 संख्याएं वो 624 में ही इंक्लूड होगी, लेकिन जो पहले हमारी संख्याएं थी वो 396 थी। अगर 396 इससे हटा दी जाए तो वही 3 संख्याएं आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, समझे। 10 संख्याएं थी आपके, 10 संख्याएं बची थी जो कि कितनी थी, 396, जिनका योग कितना था, 396। अब हमने जो नई 3 संख्याएं जोड़ी तो औसत हो जा रहा है 600, सॉरी औसत हो जा रहा है 48। तो जब 48 से टोटल निकाला 13 संख्याओं का टोटल होगा 624। अगर ये 396 इससे हटा दिया जाए तो यही 3 संख्याएं आ जाएंगी, 3 संख्याओं का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 396 इससे हटा दो, 624 से 396 घटा दो,
तो 14 6 गए 8, 14 6 गए 8, इधर कितना बचा, 11 में 9 गए 2, 11 में 9 गए 2, 396 था ना, 11 में 9 9 गए 2। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गए 2, 228, 228। ये तीन संख्याओं का योग है, ये उन तीन संख्याओं का योग है जो हमने जोड़ी थी नहीं, ठीक। तो उनका औसत ज्ञात करना है, तो 3 से भाग कर दो, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, औसत कितना आ जाएगा 76। समझ आया, समझ आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 38 है, 15 संख्याओं का औसत 38 है। यदि पहली 7 संख्याओं का औसत 41 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 35 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 15 संख्याओं का औसत 38 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 गुणा 38, टोटल कितना हो जाएगा 15 गुणा 38, 15 8 120, 15 3 45, 12 57, यानी 570। यदि 7 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 7 संख्याओं का, पहली 7 संख्याओं का औसत 41 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 1 7, 7 चौको 28, 287। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 35, टोटल कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 त्रिक 21, 3 24, 245, 245। कह रहा है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 7 संख्याएं ये हैं, 7 संख्याएं ये हैं, पहली 7 संख्याएं ये है, पहली और अंतिम 7 संख्याएं ये हैं। टोटल अगर निकालें तो ये 14 संख्या है, ये 14 संख्या है, लेकिन उनका टोटल कितना है, इनको जोड़ दो आपस में, टोटल निकल आएगा 5 7 12 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, यानी जो टोटल है 14 संख्याएं, जो 14 संख्याओं का टोटल है वो 532 है, वो 532 है। और जो 15 संख्याओं का टोटल था वो 570 था। तो इन टोटल में से इस टोटल को घटा दे तो वो 15वीं संख्या बीच वाली संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भैया। 570 से 532 घटाओ, 570 से 532 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38, जो बीच वाली संख्या है वो कितना है 38, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के बाद धनराशि 15,972 है, 2 वर्षों के बाद कितना है 15,972, और 3 वर्षों के बाद ये है 17,888.64, ठीक। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। ये ऑप्शन से जल्दी हो सकता था क्वेश्चन, ऑप्शन से जल्दी हो सकता था। वैसे कैसे किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन, 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन, ठीक। ए कितना दे रखा है, ए होता है मिश्र धन, ए क्या होता है मिश्र धन, पी क्या होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, 1 प्लस आर होती है दर 100, एन क्या होता है समय, एन होता है समय। दे रखा है 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी 15,972, यानी ये मिश्र धन दे रखे हैं, ठीक। मिश्र धन ए की वैल्यू दे रखे हैं 15,972, 15,972 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये कितने वर्ष का है, ये है 2 वर्ष का, ये है कितने 2 वर्ष का। दूसरे में क्या है 17,888, 17,888.64 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग दे दो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग दे दो, 15,972 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 2, ठीक। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 2 घात ऊपर बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ऊपर बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100, बचेगा कितना 17,888, 888.64 बटे 15,972 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो भैया आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12%, 12%। अब देखो इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। आप लोग मैं थोड़ा बताता हूँ कि इसको आप जल्दी कैसे कर सकते थे। देखो सॉरी, जो 2 वर्ष के बाद आपका मिश्र धन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो मूलधन और प्लस ब्याज होता है, जो मूलधन और प्लस ब्याज होता है वो अगले साल क्या बन जाता है, अगले साल का बन जाता है पूरा प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल और प्लस ब्याज है, यानी जो प्रिंसिपल मूलधन है, जो मूलधन है और प्लस ब्याज है, यानी प्रिंसिपल जो और प्लस इंटरेस्ट ब्याज, वो अगले साल का क्या बन जाता है पूरा मूलधन,
वो अगले साल का क्या बन जाता है, मूलधन। किस पे बन जाता है भैया, जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी जो 2 वर्ष बाद हमारा ये है मिश्र धन, जो 2 वर्ष बाद हमारा मिश्र धन है, वो तीसरे वर्ष के लिए क्या है, वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन है। ठीक, यानी 15,972 जो है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या है, मूलधन है। 15,972 का अगर 10% निकालोगे, 15,972 का अगर 10% निकालो, कितना आएगा, 15,972 का 10% निकालोगे तो एक जीरो, एक एक संख्या बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 15,72.9 इतना आएगा। देखो आ रहा है क्या, 9 2 2 4 2 4 80 लेख 9 5 85 लेख 5 1 1 7, यानी अगर 10% ब्याज दर है, 10% ब्याज दर है, तो उसका जो अगला जो मिश्र धन होगा वो होगा 17,544। लेकिन आ कितना है, 17,888, यानी 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी मार के चले जाते। अगर 14%, ठीक, कह दो भैया 14% भी हो तो 14% भी हो सकता है। इसको 16,000 मान लो, 15,000 मान लो, 14 से गुणा करो, 14 पंचे 70 के 0 80 7, 14 कम 14 7 21, 210, यानी कहीं ना कहीं 21 या 2200 बढ़ेगा। इसमें 2100 जोड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा जाएगा, यानी 18,000 के कहीं आसपास जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी 12%। समझ आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है बी उसे 24 दिन में पूरा करता है, बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी करता है। शेष कार्य कौन कर रहा है, बी कर रहा है। यानी इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 72, 18 चौके 72 और 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72। 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ए का एक दिन का कार्य है 4, बी का एक दिन का कार्य है 3। ठीक, 4 3 7, यानी ए प्लस बी का जो एक दिन का कार्य है, ए प्लस बी का जो एक दिन का कार्य है वो है 7। वो कितना है, 7। वो 6 दिन तक 7 कार्य किए हैं, यानी 6 दिन तक कितना काम कर देंगे, 42 काम कर देंगे, 42 काम कर देंगे। इसमें से 42 घटा दो, काम बचा है 30, काम बचा है 30, काम कितना बचा है, 30। करना किसको है, बी को, क्योंकि ए चला गया छोड़ के। बी की जो एक दिन का काम है वो है 3, 30 काम करने में कितने दिन लगेगा, 10 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। कह रहा है ए 120 मीटर एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। सॉरी, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, 180 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमें। देखो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो एक दूसरे की लंबाई को पार करती हैं। जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो एक दूसरे की लंबाई पार करती हैं। यानी जो दूरी हो जाएगी वो 120 मीटर प्लस 180 मीटर, जो दूरी हो जाएगी इन दोनों की, जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 120 प्लस 180, 180। नहीं समझ आया, मैं समझाऊं। जैसे ये ट्रेन है एक, ये एक ट्रेन है ए, ये एक ट्रेन है बी, ये एक ट्रेन है बी। ये एक दूसरे को पूरी तरीके कब पार कर पाएंगे, जब ए इधर आ जाए और बी इधर आ जाए, ए यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे आ जाए, तभी एक दूसरे को क्या करना है, क्रॉस करना है। ए की लंबाई थी 120, बी की लंबाई थी 180, टोटल लंबाई कितनी होगी, 300। समझ आया, समझ आया कि नहीं। ठीक, इतना समझ आया। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो उनकी चाल क्या हो जाती है, उनकी चाल जुड़ जाती है। उनकी चाल क्या होती है, उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहली पहली रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सब मीटर में दे रखे हैं, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। सॉरी, इसको भी क्या कर लो, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, 18 त्रिका 54, 5 से 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक ही जो पहली रेलगाड़ी की चाल है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, देखो चाल क्या बताया मैंने, चाल आपस में जुड़ जाती हैं जब एक दूसरे की ट्रेन क्या चल रही हो, विपरीत चल रही हो। तो 15 चाल क्या हो जाएगी, 15 प्लस एक्स,
15 प्लस एक्स, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने एक्स है, ठीक। तो 15 प्लस एक्स बराबर दूरी कितनी है, दूरी 120 प्लस 180 कितना है 300 बटे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है भैया 6 सेकेंड। समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड। 6 से 300 कटेगा कितना आ जाएगा 50। तो 15 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50। एक्स बराबर 50 माइनस 15 यानी 35। एक्स बराबर 50 माइनस 15 यानी 35। ये 35 मीटर पर सेकेंड में आया है। इसमें आया है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, ये 18/5 से। 18/5, 5×7 = 35 और 18×7 = 126। आंसर कितना है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ आया। तो कॉन्सेप्ट क्या था, जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। और जब रेलगाड़ी एक दूसरे की दिशा में चलती हैं, यानी एक रेलगाड़ी इधर जा रही, दूसरी भी इधर जा रही, दूसरी भी इधर जा रही, दोनों एक ही दिशा में चलें तो चालें आपस में घट जाती हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य क्या है 2400 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देता है। वह उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। जो अंकित मूल्य है, एमआरपी है, जो एमआरपी है वो है 2400 रुपए। 2400 रुपए, ठीक। एक चीज याद रखना, छूट हमेशा एमआरपी पर ही दी जाती है। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। जैसे अगर को आप एक चीज 1800 की लाए, आप एक चीज 1800 की लाए, अगर उस पर आप छूट दोगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि घाटा ही होगा, क्योंकि 1800 की लाए उसमें भी आप छूट दे रहे तो घाटा ही होगा। लेकिन आप 1800 की चीज लाए, 1800 की चीज लाए, उस पर मार्क कर दिया आपने 2500 रुपए, उस पर मार्क कर दिया आपने 2500 रुपए। अब आप कह रहे हैं कि हम 200 या 300 रुपए की छूट पर उसको बेच रहे हैं, 200 या 300 की छूट पर बेच रहे हैं। तो ग्राहक को तो लग रहा है कि यार घाटे पे बेच रहा है, लेकिन वो घाटे में नहीं बेच रहा है। ठीक, वो क्या कर रहा है, रुपए बढ़ाए पहले उसने, फिर उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। तो उसको क्या होगा, उसको तो फायदा ही होगा, क्योंकि उसने तो 1800 की लाई थी वो चीज, अब बेच रहा है 200-300 का छूट देके, तो यानी 2300 या 2200 के 400 रुपए फायदा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। तो एमआरपी है उसका 2400। दुकानदार क्या कर रहा है, उस पर 25% और 10% की क्रमिक छूट दे रहा है। क्रमिक छूट दे रहा है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 2400 रुपए की एमआरपी थी, पहले उसने क्या किया 25% की छूट दी। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी 4 उसकी रियल वैल्यू है, एक उसने कम कर दी है। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि छूट दे रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। यानी 4 में उसने 1 की छूट दी, तो उसमें बेचा कितने का 3/4 का। बेचा किसने, कितने का उसने 3/4, यानी 2400 गुणा 3/4। लेकिन अभी भी वो माना नहीं, अभी भी वो माना नहीं, अभी भी वो क्या कर रहा है 10% की और छूट दे रहा है। 10% यानी 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 की चीज 1 की छूट, तो कितने में बेचा उसने 9/10। कितने में बेचा 9/10, यानी गुणा 9/10, गुणा 9/10। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से आ जाएगा 60। 60 नौ यहाँ होता है कितना 540। 540 गुणा 3 करो कितना आ जाएगा 1620। 5 3 15 40 3 120 1620, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, समझ आया कि नहीं। और एक चीज और बता दूं मैं, जो क्रमिक छूट होती है, जो सक्सेसिव परसेंट आपसे पूछा, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये क्या है, ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। -25, माइनस क्यों आया, क्योंकि छूट दे रहा है। ठीक, -10, -10 प्लस 25 गुणा 10/100, 25 गुणा 10/100, -25 हो जाएगा, -10 -35 प्लस 25 चौके 100, 5 दूनी 10, सॉरी, हाँ, 2 पंचे 10, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, प्लस 5/2, 35 दूनी 70, -70 प्लस 65 के -65/2, यानी जो उसका सक्सेसिव परसेंट है वो -65/2, यानी 65/2 उसने कम कर दिया। 65/2 उसने क्या किया है, कम किया, कम कर दिया है। तो उसने बेचा कितने में 32.5, 32.5 उसने कम कर दिए हैं। तो उसने बेचा किसने, कितने में 67.5 में, 67.5% में। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 2400
गुणा 67.5/100। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक मंगल अन्वेषण दल भूमिगत जल का पता लगाने के लिए 4 स्वतंत्र सेंसर तैनात करता है। ठीक, प्रत्येक सेंसर 0.75 की प्रायिकता के साथ वही सही ढंग से पानी का पता लगाता है। यानी प्रत्येक सेंसर की जो पता लगाने की प्रायिकता है वो 3/4 है, यानी 4 बार अगर परीक्षण किया जाए तो 3 बार वो पता लगा लेता है। प्रत्येक सेंसर की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 0.7, 75/100, 25 75, 25 चौको 100, यानी 4 बार सेंसर को अगर भेजा 4 बार सेंसर में 3 बार वो सही ढंग से पता लगाता है। ठीक, कह रहा है कि मिशन सफल माना जाता है यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं। ठीक, कितने अन्वेषण, 4 स्वतंत्र सेंसर तैनात किए, 4 सेंसर तैनात किए गए। प्रत्येक सेंसर 0.75 की प्रायिकता के साथ सही ढंग से पानी का पता लगाता है। यानी प्रत्येक सेंसर अगर 4 बार खोज कर रहा है तो 3 बार वो सही ढंग से क्या करता है, पता लगाता है मिशन का। मिशन सफल माना जाता है यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं। मिशन तब सफल माना जाएगा जब 4 में से 3 सेंसर पानी का पता लगा लें। जब 4 में से 3 सेंसर पानी का पता लगा लें, लेकिन एक चीज यहाँ पे जोड़ी गई है, कम से कम 3 सेंसर। यानी कम से कम 3 सेंसर जब पता लगाते हैं तो वो परीक्षण क्या सही माना जाता है। लेकिन इसका मतलब है 4 भी लगा लें तब भी सही माना जाएगा। कम से कम 3 सेंसर पता लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 4 भी लगा दें तो सही माना जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या है कि मिशन सफल है। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता कि चारों सेंसर अगर पानी का पता लगाते हैं तो मिशन सफल तो प्रायिकता क्या है कि मिशन सफल है, तो सीधे सीधे कर देते 3/4, 3/4, 3/4 की होल पावर 4, 3/4 की होल पावर 4। ये क्या है कि सेंसर पानी का पता लगा ली, लेकिन वो कह रहा है कम से कम 3 सेंसर, कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगा लें। यानी अगर चारों सेंसर पता लगा लेते हैं, यदि यदि चारों सेंसर पता लगा लेते हैं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, चारों सेंसर अगर पता लगा लेते हैं तो 0.75, ये एक की थी, चारों की कितनी हो जाएगी, होल पावर 4। होल पावर 4 कैसे, 0.75 एक की, 0.75 एक की गुणा 0.75, दूसरे ने भी पता लगा लिया, तीसरे ने भी पता लगा लिया, ठीक, चौथे ने भी पता लगा लिया। अगर चारों ने पता लगा लिया है तो ये हो जाएगी प्रायिकता, यानी 0.75 की होल पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन जो उसने लाइन जोड़ी कि यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं, यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि मिशन सफल है। तो एक तो ये बनेगा कि चारों सेंसर पानी का पता लगे, कम से कम 3 का मतलब है कम से कम 3 तो लगाएं, अगर 4 भी लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्रायिकता ये हो जाएगी चारों पता लगा लिए हैं कि 0.75 की होल पावर 4, जब चारों पता लगा लिए, लेकिन कम से कम 3 सेंसर पता लगा रहे हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम से कम 3 सेंसर पता लगा रहे हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0.75 की होल पावर 3। 3 ने तो पता लगा लिया, 3 ने पता लगा लिया, एक पता नहीं लगा पाया, एक पता नहीं लगा पाया, लेकिन जो प्रायिकता है उसकी क्या, 3/4, 3/4 पता लगाने की प्रायिकता क्या है, 3/4। एक फॉर्मूला याद होगा आपको, 1 प्लस पीई, पीई प्लस पीई बार, पीई बार बराबर 1। पीई प्लस पीई बार की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी संभावना घटने की प्रायिकता प्लस संभावना ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। संभावना घटने की प्रायिकता प्लस संभावना ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। संभावना घटने की प्रायिकता कितनी है, 3/4, प्लस ना घटने की प्रायिकता कितनी है, पीई बार, इसको ऐसे ही लिख दो, बराबर 1 हो जाएगा। तो पीई बार कितना हो जाएगा, पीई बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3/4, यानी 1/4, 1/4। और 1/4 क्या लिख सकते हो, 0.25, 0.25 कितना लिख सकते हो, 0.25। यानी 3 ने पता लगा लिया तो 0.75 की होल पावर 3 इंटू एक पता नहीं लगा पाया, एक पता नहीं लगा पाया तो वो क्या हो गया, 0.25, 0.25। क्या भैया इसका आंसर इतना ही होगा, क्या भैया इसका आंसर इतना ही होगा, नहीं, एक चीज और है इसमें, वो क्या है, देखो, मान लिया हमने जो सेंसर थे वो कुछ इस प्रकार थे कि ए बी सी डी, ए बी सी और डी। एक केस तो ये बनेगा 0.75 की होल पावर 3 इंटू 0.25, यानी कम से कम 3 ने पता लगा लिया, एक नहीं पता लगाया तो ये बन गया। लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है कि उनमें से कौन से ने पता लगाया कि कौन से ने नहीं पता लगाया।
हो सकता है ए बी सी ने पता लगा लिया और डी ना पता लगा पाया हो, यानी ए बी सी ने तो पता लगा लिया, डी नहीं कर पाया। ठीक, हो सकता है कि ए सी डी ने पता लगा लिया हो और कौन ना पता लगा पाया हो, बी ना पता लगा पाया हो। ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ए बी और डी पता लगा लिए हो, सी वाला ना पता कर पाया हो सकता है बी डी सी पता कर लिए हो, ए वाला ना पता कर पाया हो। ये भी तो बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ए बी सी डी में हो सकता है कि ए बी सी पता लगा लियो हो, डी ना पता लगा पाए हो, ए सी डी पता लगा लियो हो, बी ना पता लगा पाए हो, ए बी डी पता लगा लियो हो, सी ना पता लगा पाए हो, बी डी सी पता लगा लियो हो, ए ना पता लगा पाए हो। ठीक, तो ये भी चार केसेस तो बनेंगे, ये भी चार केसेस तो बनेंगे। तो ये चार केसेस बनेंगे, तो इसमें चार का गुणा और करा दो, यानी P3 बराबर 4 गुणा 0.75 की होल पावर 3 इंटू 0.25। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 0.75 की होल पावर 4, 0.75 की होल पावर 4 प्लस 4 4 गुणा 0.75 की होल पावर 3 इंटू 0.25, 0.25। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होगा भैया, क्या लिखा है, 0.75 की होल पावर 4, 0.75 को कितने लिख सकते हैं, 3/4 की होल पावर 4 इंटू प्लस 4 गुणा 0.75 की होल पावर 3, यानी 4 गुणा 3/4 की होल पावर 3 इंटू 0.25, यानी 1/4, 1/4, 3/4, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 बटे 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 प्लस एक 4 से एक 4 कट जाएगा, कितना 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, एक 4 कट गया था, नीचे बचे 2 4, यानी 4 की पावर 2 16 इंटू 1/4, 1/4, 81/256 प्लस 27 से कम 27/64, 27/64। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा एलसीएम, 256। इधर सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा 256, एक एक बार जाएगा ऊपर आ जाएगा 81 प्लस ये कितनी बार जाएगा, ये 64, 64 चौके 256, 27 चौके 108। ठीक, 108 में 81 जोड़ो कितना आ जाएगा, 189, 189/256, 189/256 भाग दे दो, बस आंसर आ जाएगा। किसी से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 6 5 11 2 13 नहीं कटेगा, 8 1 9 9 ऊपर वाला तो कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। किससे कटेगा, छोड़ो सीधे भाग दो। ठीक है, 256 में 256 से 189 में भाग दो, 189 में भाग दो, भाग तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं पहली बार में। ठीक, 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा दो, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ज़्यादा हो जाएगा 7, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35, 4 हाँ 7 बार, 7 बार, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 पन्ना 35 4 39 के 9 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17। ठीक, 0.7, देखो ऑप्शन देख लो, अब कोई 0.7 है भैया, ए ऑप्शन 0.738, क्योंकि ये 0.6 है, 0.4 है, 0.8 है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। बस इतना करना है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा। ठीक, एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र P से 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कोई बिंदु, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। एक बिंदु P से, एक बिंदु P से 12, एक बिंदु P से जिसका केंद्र P से 37 सेंटीमीटर की दूरी है। एक एक कोई बिंदु P है जिसकी दूरी केंद्र से 37 मीटर दूरी पर है, जिसका सॉरी, जिसका केंद्र P से 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी जो P और उसके केंद्र के बीच की दूरी है, मान लिया O है, केंद्र क्या है, O है, उसके बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर दूरी है। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा फिगर गलत बन गया, देखो मैं बनाता हूँ ऐसे। एक
बिंदु था ओ, ये मान ली उसकी त्रिज्या है। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ा लो इसको। ये है पी। ठीक, ये ओ है। मान ली स्पर्श रेखा क्या है, टी है। स्पर्श रेखा क्या है, टी है। ये दी थी 37, ये दी थी 12। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो ऑप्शन क्वेश्चन कठिन नहीं था। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है, हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। यानी कोई स्पर्श रेखा अगर खींची जाए और उस पर त्रिज्या त्रिज्या हमेशा त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस से अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, सामने वाली भुजा होती है कर्ण। यानी ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 37 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर होता है 37, 7 7 49, 9 80 50, 7 3 7 44, 6 7 3 3 1269 कितना होता है, 7 21 7 21 2 42 3 1369 कितना होता है, 1369 बराबर 12 12 में 144 प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1369 -144 तो आधार स्क्वायर बराबर 1300 में 100 1269 1225 1225। तो ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1225। ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1225 का वर्गमूल कितना होता है, 35। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भविष्यवाणी उपग्रह नेटवर्क में दो क्लस्टर हैं। क्लस्टर ए में 20 उपग्रह हैं जिनकी औसत सिग्नल शक्ति 80 है। क्लस्टर ए में 20 उपग्रह हैं, 20 उपग्रह हैं जिनकी औसत सिग्नल शक्ति कितनी है, 80 है। एवरेज सिग्नल जो पावर है वो है उनका 80 यूनिट। ठीक, फिर कह रहा है क्लस्टर बी में 30 उपग्रह हैं। क्लस्टर बी में कितने हैं, 30 उपग्रह हैं जिनकी औसत यूनिट शक्ति कितनी है, 100। उनकी कितनी है, 100। अंशांकन के कारण क्लस्टर ए में सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं। क्या हो रहा है, सिग्नल 10% ए में बढ़ रहे हैं। 80 पहले थे, 10% और बढ़ जाएंगे। 80 का 10% और बढ़ जाएंगे, 80 में 10% और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10/100। 8 और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 88। कितने हो जाएंगे, 88। ठीक, क्लस्टर बी के सिग्नल 5% घट जाते हैं। क्लस्टर बी में 100 थे पहले, 5% घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 95/100। कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है नई संयुक्त सिग्नल औसत शक्ति ज्ञात करनी है। ए में 20 है, 88 हो जा रहे हैं, 88 गुणा 20 टोटल कितने हो जाएंगे, 1388 1760। 88 3 176 1760। क्लस्टर बी में 30 है, 95 हो गए हैं, 95 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 9 27 1 28 2850। कितने हो जाएंगे, 2850। औसत सिग्नल शक्ति ज्ञात करनी, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28 17 45 और 60 50 4610 4610 4610 टोटल इतने। क्लस्टर कितने थे, 20 ये थे, 30 ये थे, यानी 50 50 टोटल ये है। क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। टोटल 4610 थे और टोटल संख्याएं कितनी है, 50 है। एक जीरो से एक जीरो, 5 9 45, कितना बचा, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, 92.2 92.2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तीन साझेदार एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 80,000 का निवेश करता है, बी 60,000 का निवेश करता है लेकिन 4 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है, सी पूरे वर्ष के लिए 40,000 का निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 1,08,000 रुपए है। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो भैया लाभ होता क्या, प्रॉफिट बराबर होता है इनकम, सॉरी, जो लाभ होता है, लाभ बराबर होता है
निवेश, निवेश इंटू टाइम, निवेश इंटू टाइम, समय, निवेश इंटू समय, यानी प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इंटू टाइम। यानी आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। समझे? क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, सीधा प्रोपोर्शनल। यानी जितने टाइम ज़्यादा के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, पी इनवर्स क्या है, आई। पी इनवर्स क्या है, यानी जितनी ज्यादा रकम आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दोनों चीजें इससे निकाली जा सकती हैं। क्या क्या? जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। कह रहा है ए पूरे वर्ष के लिए, ए पूरे वर्ष के लिए 80,000 का निवेश करता है। जो ए रेशियो बी रेशियो सी है। ए कर रहा है 80,000 का निवेश, 80,000 का निवेश कर रहा है कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अनुपात बी 60,000 का निवेश करता है लेकिन 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी ए जब कर रहा है उसके 4 महीने बाद, 4 महीने बाद यानी कितने महीने के लिए किया, 8 महीने के। 4 महीने उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं करे, 8 महीने के लिए उसने 60,000 का निवेश किया, 60,000 8 महीने के लिए। ठीक। अनुपात सी ने क्या करा है, ओ सॉरी, 8। सी का सी ने क्या करा है भैया, सी कह रहा है सी पूरे वर्ष के लिए 40, यानी सी भी क्या कर रहा है, 12 वर्ष, 12 महीने के लिए। ठीक, 40,000 का निवेश करता है पूरे 12 महीने, सॉरी 12 महीने के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रेशियो में है तो 0 0 कट जाएंगे। 12 × 8 कितना हो जाएगा, 96। 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48। रेशियो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48। 48 से काट दो, 48 दूनी 96, 48 से कम 48, 48 से कम 48। यानी जो उनका प्रॉफिट है वो कितना है, 2:1:1:1, 2:1:1:1 इतने में है। टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 4 बराबर हमारा जो निकला है वो 4 निकला है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1,08,000। यानी 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1,08,000, 1,08,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,000। तो हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था बी का लाभ। ए ये है, बी ये है, यानी एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 27,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्ध गोले को पिघलाया जाता है और 5 सेंटीमीटर वाले ठोस गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार पूर्ण गोले बनेंगे। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे, कह रहा है 15 सेंटीमीटर एक ठोस अर्ध गोले को पिघलाया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी कोई गोला पिघलाया जाता है तो दोनों का और जो नया बनाया जाता है दोनों का आयतन आपस में क्या होता है, आयतन आपस में बराबर होता है। ठीक। तो आयतन बराबर कर दो, बस वही आंसर है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्ध गोला है। ठीक, बस इतना याद रखना कि अर्ध गोला दे रखे हैं। अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, अर्ध गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक। तो 2/3 पाई r क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, 15। आर की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 × 15 × 15, दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर होगा। बनाया क्या जा रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले में डाला जा रहा है। ठीक, 5 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले में डाला जा रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है भैया 4/3 पाई इंटू त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 5 × 5। ठीक, इंटू एन, इंटू एन, इंटू एन। ठीक, 15 सेंटीमीटर एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में डाला जाता है। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे, यानी इंटू एन। एन क्यों किया, कितने पूर्ण गोले बनेंगे वो निकालना है हमें। ठीक, देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 15, 5 से काटो, ये 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×3 = 15, यानी 3 × 3 = 9 × 27 बराबर इधर कितना बचा, 2 × n। 2n की वैल्यू 27 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.5, 13.5, 0.5 हटा दो,
13 गोला बनेंगे जो पूर्ण होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है। बर्तन में अब कितना दूध बचा है? फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? फाइनल फाइनल वैल्यू बराबर फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल सॉरी इनिशियल वैल्यू इनटू 1 माइनस रिमूव्ड 1 माइनस रिमूव्ड वॉल्यूम रिमूव्ड बटे टोटल रिमूव्ड बटे टोटल की होल पावर एन। एन क्या है? जितनी बार निकाला जाए, जितनी बार निकाला जाए। बस ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो दो सारी वैल्यूज रख दो, 2 मिनट में आंसर, 2 सेकेंड में आंसर। फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल कितना था 60 इंटू 1 माइनस रिमूव कितना गया 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, 12 लीटर निकाला जा रहा है, 12 बटे टोटल कितना है 60 इंटू एन। कितनी बार प्रक्रिया की जा रही? पहले 12 लीटर दूध निकाला गया, उतना ही पानी भर दिया गया, उतना ही पानी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब जितनी वैल्यू निकाली जाए उतनी वैल्यू उसमें डाल दी जाए, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, 12 लीटर निकाला फिर उतना ही पानी भर दिया, यह प्रक्रिया दो बार और दोहराएगी। पहले तो 12 लीटर निकाल लिया, उसके बाद दो बार और दोहराएगी, तो कितनी बार होगी? 3 बार। यानी एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। 60 गुणा 12 पंजे 60, एक एक माइनस 1/5, 5 4/5, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। 3 बार क्यों? क्योंकि होल पावर 3 था। 4/5, 4/5, 5 से ये कितना 12, 12 चौके 48, 48 चौको 192, 192 गुणा 4, 192 गुणा 4 बटे 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25, 25, 4 दूनी 8, 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 एकम 4 1 5, 568 बटे 25 बटे 25। इसमें से 4 का दोनों तरफ गुणा और करा दो तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। 4 अट्ठे 32 को 2 हासिल 3, 4 संग 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 20 सॉरी कुछ गलत हुआ है क्या? 4 9 4 सॉरी कितना आ जाएगा? 768। कितना आ जाएगा? 768। 4 से 28 दो 30, 25 चौके 100, 100 से भाग दोगे 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 30.72, 30.72। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 44% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होता है? दोनों छात्रों को केवल पास कराओ, दोनों छात्रों को क्या करना है? केवल पास कराना है। कह रहा है एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, 30% प्राप्त किए उसने, लेकिन 12 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन 12 अंकों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो इसको 12 अंक दे दो और अगर 12 अंक से फेल हो रहा है, इसको 12 अंक दे दोगे तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा 44%, दूसरा क्या हो रहा है? 44% ला रहा है और उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक ला रहा है। उत्तीर्ण अंक जो थे उससे 16 अंक, 44% तो नंबर लाए, परसेंट में 44% लाए, लेकिन 16 अंक अधिक लाया किसमें? पास होने वाले नंबर। तो इससे अगर 16 अंक छीन ली जाए तो ये केवल पास हुआ, अगर 16 अंक इससे हमने छीन लिए तो ये सिर्फ पास हुआ। नहीं समझ आया क्या बताया मैंने? एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। 12 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। तो 30% उसको हमने नंबर दिए और लेकिन 12 नंबर हमने और दे दिए उसको, तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 12 नंबर से फेल हुआ था तो 12 नंबर उसको हमने दे दिया, तो ये क्या हो गया? पास हो गया। ये क्या हो गया? पास हो गया। जितने पासिंग मार्क्स थे उसके आ गए। दूसरा हो रहा है, दूसरा कह रहा है 44% अंक प्राप्त करता है, दूसरा 44% अंक प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक ला रहा है, उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक ला रहा है। अगर इससे हम 16 अंक छीन लें, अगर इससे 16 अंक छीन लें तो ये पासिंग मार्क्स लाए कि ये भी केवल पास हुआ। तो दोनों पासिंग मार्क्स ला रहे हैं तो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। परसेंट वाले एक तरफ ले लो, 44, 12 इधर 12 12 और प्लस ये हो जाएगा 16, 12 28 हो जाए।
ये 30 44% में 30% जाएंगे, 44 में 30% जाएंगे, कितना आ जाएगा 14%। 14% बराबर 16 12 28, 28। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 2। 1% बराबर कितना आ जाएगा 2। कह रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक कितने होंगे 100% होंगे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला, एक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 12,000 और 9 वर्षों में 14,400 हो रही, तो मूलधन कितना है। 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में हो रहा है 12,000, और 9 वर्षों में कितना हो रहा है, 9 वर्ष में हो रहा है 14,400। तो ये जो 4 वर्ष, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बराबर होता है। तो 4 सालों में, इन 4 सालों में कितना हुआ, इन 4 सालों में उसे कितना मिला, 14,400 हम 12,000 जाएंगे, 2,400। तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में मिलेगा 600। 400 से ये 2,400 कट जाएगा, एक साल में मिलेगा 600। एक साल में 600 मिलेगा। 5 साल में उसका 12,000 है, 5 साल में उसका 12,000, तो 5 साल में उसको एक साल में 600 ब्याज मिला, तो 5 साल में कितना बनेगा, गुणा 5 कर दो, कितना आ जाएगा 3,000। 3,000 टोटल कितना था 5 वर्षों में 12,000। मिश्रण कितना था 12,000, 12,000 जिसमें ब्याज कितना है 3,000। ब्याज घटा दो, 12,000 में से 3,000 घटा दो, कितना आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा 9,000। तो जो मूलधन कितना था, मूलधन था 9,000। अगला, आर त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले की त्रिज्या होगी। फिर वही कॉन्सेप्ट, दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक। आर त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों, समान ठोस गोले हैं, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब, ये पहला गोला हो गया R1³ प्लस, तीनों की त्रिज्याएं समान है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये दूसरा गोला, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये तीसरा गोला, बराबर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जा रहा है। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जा रहा है, तो उसका आयतन, इन तीनों आयतन, इन तीनों का जो आयतन होगा उस बड़े ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। 4/3 पाई, उस बड़े गोले की त्रिज्या मान ली हमने आर है, कैपिटल आर, तो आर क्यूब। ये तीनों आपस में 4/3 कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लो, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कितना हो जाएगा 3R³ कितना हो जाएगा 3R³। 3R³ बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कटा, तो 3R³ बराबर आर क्यूब। आर की जो वैल्यू आ जाएगी, इससे तो घन हट जाएगा, 3 क्यूब हट जाएगा, तो ये बचेगा केवल आर। लेकिन इसमें क्या होगा 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 इंटू आर, 3 की पावर 1/3 इंटू आर। कौन सा ऑप्शन है, R√3 ना कर देना भैया जल्दी जल्दी में, ये क्या है 3 घाती, तो 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3 आएगा। कौन से वाले में है, आर की पावर, आर की पावर आर इंटू 3 की पावर 1/3, ठीक। ए नंबर ऑप्शन। अगला है, 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी ये जो है ये बराबर ऐसा लिखा है, तो एन का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना भैया, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तीनों का स्क्वायर करो। 45 का स्क्वायर कितना होता है 12×25, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 53 का स्क्वायर कितना होता है 53, 3 3 9, 5 से 15 दूनी 30 के 0 हासिल, 3 5 25 3 28, 2809, 2809 कितना होता है 2809। तीनों को आपस में जोड़ लो, 9 5 14 5, 9 4 13 5 18 के 8 हासिल 1, 8 2 10 11 के हासिल 1, 8 7 15 2 17 के 18 के 8 हासिल 1, 8 7 15 15 2 17 के 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3। कुछ गलत हुआ है क्या, 3 3 9, 3 3 9, 5 से 15, 5 दूनी 15 दूनी 30 के 0 हासिल, 3 5 25 3 28, 28 का कितना होता है 784, और 45 का कितना होता है 45, ये 35 का होता है सॉरी, है ना, ये कितना होता है 35 का होता है। 45 कितना होता है 45 का होता है भैया 45, 55 5 हासिल 2, 5 20 39, 42 के 2 अस्सी 4 16 20 25 कितना होता है 20 25, कितना होता है 784 और 20 25, 4 4 1 5, 5818, अंडर रूट 5818 बराबर अंडर रूट एन, अंडर रूट है, अंडर रूट एन से एन का मान कितना हो जाएगा 5818, 8 7 15 1 16, 8 7 15 15 1 16 86 2 2 4 5618, कितना आ जाएगा 5618, ऑप्शन नंबर ए।
आर एन ऑन, सॉरी, है ना। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आंकड़ा समुच्चय का मानक विचलन 6, एक आंकड़ा समुच्चय का मानक विचलन 6, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए और फिर उसमें 5 की वृद्धि की जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा? तो भैया एक चीज याद रखना, मानक विचलन में अगर हम गुणा करते हैं, अगर हम के से गुणा करें, अगर हम के से गुणा करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हम के इस के से गुणा करें तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो के गुना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? के गुना हो जाएगा। लेकिन उसमें हम के जोड़ें, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में हम, स्टैंडर्ड डेविएशन में यदि प्रत्येक प्रेक्षण स्टैंडर्ड डेविएशन हम अगर हमारा कोई दिया है और प्रत्येक प्रेक्षण में हम क्या कर रहे हैं? के से गुणा कर रहे हैं, तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो के गुना हो जाएगा। क्या बताया मैंने? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कोई आपको दे रखा है और प्रत्येक प्रेक्षण में हम के से गुणा करते हैं तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मानक विचलन होगा, वो के गुना हो जाएगा। लेकिन उसमें के जोड़ें, उन प्रेक्षणों में के जोड़ें तो मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कह रहा है यदि मानक विचलन 6 है, प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाए, यानी 2 गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा? मानक विचलन 2 गुना हो जाएगा। 6 था, 2 से गुणा किया तो कितना नया जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 की वृद्धि की जाए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम कोई जोड़ते हैं तो उससे प्रेक्षणों में जोड़ते हैं कुछ तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी में डीबीसी पर स्थित है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीबीसी पर स्थित है, डी जो है वो बीसी पर स्थित है। डी से होकर एबी के समांतर एक रेखा खींची जाती है, डी, डी से होकर एबी के समांतर, एबी ये इसके समांतर एक रेखा एसी को ई पर मिलती है, यानी एसी को ई पर मिलती है, और ये क्या है? एसी को ई पर मिल रही है और क्या है? एबी के समांतर है, एबी के समांतर है। यदि सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी डी बराबर क्या? 3 सेंटीमीटर, और त्रिभुज सी डी ई का जो इसका क्षेत्रफल है, सी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ए बी सी का। एक चीज याद रखना, ए बी, क्योंकि ए बी, क्योंकि क्योंकि ए बी समांतर है किसके? सी डी के, सॉरी, ए बी समांतर है किसके? डी ई के, ए बी समांतर है डी के, इसलिए ये क्या है? जो ए बी सी, जो ए बी सी, जो ए बी सी और सी डी ई, सी डी ई, ये जो है एक दूसरे के क्या? सर्वांगसम है, यानी समरूप है। जो ए बी सी त्रिभुज है और जो सी डी ई त्रिभुज है एक दूसरे के क्या? समरूप है। ये कैसे हैं भैया? वो हैं साइड एंगल साइड से। वो कैसे हैं? साइड एंगल साइड से। वो मैं नहीं यहाँ बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, बस इतना याद रखना है कि ए बी जो जो ए बी सी त्रिभुज है वो सी डी ई के क्या है? वो सी डी ई के सर्वांगसम समरूप है, समरूप है। ठीक, तो समरूप, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक, उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, उन दोनों त्रिभुजों के, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है, उन त्रिभुजों के, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का एरिया क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, सीडी का क्षेत्रफल बराबर उन दोनों संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं कौन सी हैं? बीसी, बीसी बटे सीडी, उन दोनों संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, ये क्या लिखा? सीडीई का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटे सीडी का होल स्क्वायर। ठीक, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं? ज्ञात करना है। एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मान लिया एक्स है। सीडी का क्षेत्रफल कितना है? 54 है, बराबर, बराबर बीसी बराबर कितना है? बीसी बराबर कितना है? 3, ये बीसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बराबर हो जाएगा सी डी प्लस बी डी। ठीक, सी डी कितना है? 6, और बी डी कितना है? 3, 6 3 9, ये कितना हो जाएगा? 9 बटे सी डी कितना है? सी डी है 6, 6 9 54, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ सॉरी, स्क्वायर होता है। ठीक, क्या होता है? स्क्वायर होता है, एक्स बटे
54 एक्स बटे 54 बराबर, ये क्या हो जाएगा 9/6 का होल स्क्वायर, 9/6 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, x/54 बराबर 9/4, 9/4 कटेगा क्या कुछ, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 27, 27 × 9/2, 27 × 9 कितना होता है, 27 दाम 270 में 27 घटा दो कितना बचेगा, 243, 243/2 कितना है, 2 से काटो 121.5, 121.5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दो जीवाएं बनाई गई हैं, दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। एक एक क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, 17 सेंटीमीटर है। In a circle of radius 17 cm, two chords are drawn at distance of 8 cm and 15 cm from the center. Find the difference between the lengths of the two chords. देखिए क्या किया है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर पहले एक वृत्त, एक क्या किया जा रहा है, जीवा खींची जा रही है। ठीक, ये कोई, फिर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जा रही है, यानी जो इसकी वैल्यू है वो 15 इतने की। ठीक, वो कितनी है, 15 है। तो कह रहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच इन दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर क्या है, पहले जीवा ज्ञात करो। एक चीज देखो आप, ये 8 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या इसकी 17 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको इससे मिला दो, अगर आप इसको इससे मिला दो तो ये भी इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। इस वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज की, ये वाले त्रिभुज देखो, इसमें ये इसकी त्रिज्या है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 17 होगी। पाइथागोरस प्रमेय से 17 और ये है 8, इन दोनों के बीच का जीवा में, जीवा में डाला गया लंब, जीवा में डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है पहले तो, और जब वो जीवा पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री पर पड़ता है। कोण कितना बताया, 90 डिग्री, तो ये कितना है, कोण 90 डिग्री है। तो ये 17 क्या है, 17 क्या है इसकी, इसका कर्ण हो गया, 8 हो गया लंब, तो इसका कर्ण और लंब से आधार कितना आ जाएगा, 15, 8, 17। जो ट्रिपलेट होती है वो कितनी होती है, 15, 8, 17। तो जो इसकी ये जो लंबाई है ये है 15। तो जी मैंने बताया कि जब भी जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है, बराबर भाग, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। आधे भाग की लंबाई 15 है तो पूरे कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी इसकी जो लंबाई है, पहली वाली जीवा की लंबाई कितनी है, 30 है। दूसरा देखो ये पूरा मेट दें, दूसरे में देखो, दूसरी जीवा कितनी थी, देखो त्रिज्या थी 17, दूसरी जीवा है केंद्र से कितनी दूरी थी, 15 सेंटीमीटर थी, कितनी दूरी थी, 15 सेंटीमीटर। फिर से वही करो, ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को समद्विभाजित करता है तथा 90 डिग्री पर कोण बनाता है, 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, तो आधार कितना, 15, 8, 17, फिर से तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बराबर भागों में विभाजित करता है, आधे भाग की लंबाई 8 है तो पूरे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 16, एक जीवाई 30, एक जीवाई 16, एक जीवाई 30, एक जीवाई 16, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक चक्री चतुर्भुज में ए बी सी डी में, एक चक्री चतुर्भुज है, एक चक्री चतुर्भुज है कोई, ठीक, एक कोई चक्री चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए है 3x + 10, 3x + 10 डिग्री, और सी कितना है, 5x - 30, सी है 5x - 30, 5x - 30। तो x का मान ज्ञात करना है, तो चक्री चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए कितना है, 3x + 10 प्लस 5x - 30 बराबर कितना हो जाएगा, 180, 180, 3x + 5x कितना हो जाएगा, 8x, और 10 - 30 -20 इधर जाएंगे जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 180 + 20, 180 + 20
8x बराबर 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, 25 अट्ठे 200, x बराबर कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प समीकरण के बराबर है? सॉल्व करना है, बहुत ही सरल है। एक क्वेश्चन आप बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। और सॉल्विंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। मैंने बताया था, मैं वादा करता हूँ, प्री की हो चाहे मेंस की हो, प्री की हो चाहे मेंस की हो, आंसर की कोई भी आए, सॉल्यूशन आपका भाई सबसे पहले लाएगा। सॉल्यूशन आपका भाई सबसे पहले लाएगा, सबसे सटीक लाएगा, और नए नए तरीकों से लाएगा, आसान तरीकों से लाएगा। ठीक, क्योंकि भैया चेयरमैन ने आपकी फील्डिंग सेट कर रखी है। 15 मिनट में अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 क्वेश्चन करने हैं, है ना। धप्पा पे धप्पा किए जा रहे हैं चेयरमैन, तो उनको हम भी धप्पा करेंगे। ठीक, पढ़ते जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।